एक पुत्र को अपने पिता के बारे में इस तरीके की बातें जो लोग कह रहे हैं, बहरहाल मांझी जी से मैं आग्रह करूंगा कि मांझी जी स्पष्ट करें कि क्या मेरी उनसे फोन पे बात नहीं हुई थी। मांझी जी जब पापा अस्पताल में थे, मांझी जी का फोन आया था, सारी जानकारी मैंने उनको दी थी। और बताएं मांझी जी कि क्या मैंने स्पष्ट तौर से नहीं कहा था कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बल्कि मैं उस दिन भावुक भी बहुत था फ़ोन पर, और उनसे बात करते करते मेरा गला भी भर आया था जब मैं उनसे बात कर रहा था। पूछिएगा मांझी जी से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। और मांझी जी को स्पष्ट तौर पर मैंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है, स्थिति ज़्यादा खराब है, स्थिति नाजुक है। और उसके बाद क्या किया मांझी जी ने? आज जो उनके प्रवक्ताओं और उनके नेताओं को या मांझी जी को जो इतनी चिंता हो रही है, क्या उसके बाद दोबारा कभी मांझी जी ने फ़ोन कर उनके हालचाल जानने की कोशिश की? क्या मांझी जी दिल्ली आए उनसे कभी मिलने के लिए? क्योंकि ये उस वक्त की बात है, उसके बाद भी पापा कम से कम हफ्ता 10 दिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसके बाद भी पापा हफ्ता 10 दिन कम से कम अस्पताल में थे, जीवित थे। उस दौरान क्या किया मांझी जी ने? और आज इस तरीके से बात कर रहे हैं। इतनी चिंता उस वक्त क्यों नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है उसके ऊपर सब राजनीति करने को तैयार है। जब तक वो जीवित थे क्यों नहीं कोई आया उस वक्त? क्यों नहीं मांझी जी आए उस वक्त मिलने? 5 साल में आपने विपक्ष के साथ भी आप मुख्यमंत्री रहे, सत्ता पक्ष के साथ भी आप मुख्यमंत्री रहे। इन 5 साल की एक उपलब्धि बता दें मुख्यमंत्री। आज जब उनके प्रत्याशी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता उनसे 5 साल का हिसाब मांगेगी कि नहीं मांगेगी? या सिर्फ यही दिखाते रहेंगे कि 15 साल पहले ये था, 15 साल पहले वो था? भाई नहीं पता आज के फर्स्ट टाइम वोटर को कि 15 साल पहले क्या था। ना उसको पता है, ना उसको कोई फर्क पड़ता है। मैं खुद 38 साल का हूं, बट ईमानदारी की बात है 90 के दशक की धुंधली यादें हैं मेरे दिमाग में। जब से मैंने वोट करना शुरू किया या जब से मुझे चुनाव की समझ हुई, जानकारी हुई, तो मैं तो आप ही को मुख्यमंत्री बना हुआ देख रहा हूं। जब मैं बंबई में था, जब मैं काम कर रहा था, जिसको लेकर आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी आजकल आप करते हैं, जब मैं वहां पर काम कर रहा था तो वहां पर मुझे बिहारी के तौर पर अपमानित किया जाता था। उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री आप थे। 2005 से लेकर 2020 तक निरंतरता में आप मुख्यमंत्री रहे, भले गठबंधन महागठबंधन हो या फिर एनडीए का गठबंधन हो। आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में अगर बिहार के बाहर बदनाम हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? फिर आप बोलते हैं कि भैया लालू जी के वक्त अस्पताल नहीं बने, तो लालू जी के वक्त ये नहीं बने। आपके वक्त क्या क्या बना, उतना तो बताइए। क्यों आपके वक्त बिहार बदनाम हो रहा है? मेरा जो अनुभव है, या मुंबई में जहां पर बिहारियों के ऊपर लाठियां चली हैं, तो वो तो आपके रहते हुए चली थी ना, जब आप यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। या कोरोना काल में लॉकडाउन के वक्त जितने लोग प्रताड़ित हुए, जितने लोग परेशान हुए, सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल जो चलकर आए, तो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के आप थे। जब आपने उनकी बातें सुनने से मना कर दिया और शर्मनाक बयान आपने दिया कि किसी भी बिहारी को बिहार की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। मेरे बच्चे जब वहां पर कोटा में बैठ के जब रो रहे थे, बिलख रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने उनकी बातें सुनने से मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिया कि भैया नहीं, बच्चे नहीं आएंगे। और वहीं इनके मंत्री टपाटप गाड़ियां भेज भेज के अपने बच्चों को वापस ला रहे थे। इस तरीके से भेदभाव की राजनीति करते हैं मुख्यमंत्री। आपके मंत्रियों के लिए अलग सुविधाएं और बिहार के बच्चों के लिए अलग मापदंड होता है। आज मुख्यमंत्री बोलते हैं हम तो इतना विकास किए, तो भैया विकास दिखता क्यों नहीं है जमीन पर? क्यों बिहार, क्यों दिल्ली, मुंबई ये सब चमचमाते शहर बनते गए, क्यों बिहार अभी तक पिछड़ा है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिहार में आज की तारीख में। आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए, बीपी तक जांचने की मशीन अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं है। मुख्यमंत्री 15 साल से निरंतर एक सुशासन बाबू का, एक जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन का चोला पहनकर घूमते रहे 15 साल से। आज 15 साल में उन्होंने बिहार को कितना लूटा, एक एक करके अब उसकी कलाई खुलने लगी है। जिस तरीके से सात निश्चय के ऊपर आयकर विभाग के द्वारा यहाँ पर छापे मारे गए, जिस तरीके से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में नकदी यहाँ से बरामद हुई, इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है देने के लिए। मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध चुके हैं इन चीज़ों पर। मुंगेर में इतनी बड़ी घटना होती है, वहाँ पर दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाती है। भाई मुख्यमंत्री एक बार आके जवाब तो दें कि किसने निर्देश दिए, किसके आदेश पे गोली चली। आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं। क्या आपके निर्देश के बिना एसपी साहिबा वहाँ पर गोली चलाने के आदेश दे देंगी? आपके द्वारा ये आदेश दिए गए, आपके कार्यालय के द्वारा आदेश दिए गए, किसके आदेश पे वहाँ पर गोली चलाई गई दुर्गा भक्तों के ऊपर? इस बात का जवाब देना मुख्यमंत्री। पर जब ऐसी कोई बातचीत होती है, ऐसी कोई जानकारी सामने आती है, तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक शब्द नहीं बोलते भ्रष्टाचार को लेकर, एक शब्द नहीं बोलते जो इस तरीके से मुंगेर पे गोली चली दुर्गा भक्तों के ऊपर, कोई शब्द नहीं। भ्रष्टाचार के ऊपर, सात निश्चय पर लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एकमात्र
ऐसी पार्टी है जो निरंतर हम लोग सात निश्चय में हुए भ्रष्टाचार की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सात निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ, नली गली की बात हो, जिस तरीके से नल जल योजना की बात हो, हम लोग शुरू से इस विषय को हम लोग उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर आयकर विभाग के छापे हो रहे हैं। तो जिस तरीके से इन लोगों ने भूमिका माननी शुरू कर दी है, परिणामों के बाद मुख्यमंत्री आएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, बोलेंगे कि भैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोग के साथ गलत किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोग को धोखा दिया, हम लोग को अपना साथ नहीं दिया, हम लोग को अपना समर्थन नहीं दिया, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे और हम महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी 2013-14 की वही कामना है कि मैं कैसे प्रधानमंत्री का दावेदार बनूं। महागठबंधन के साथ जाएंगे, 2024 में पुनः ये विपक्ष के सामने से ये आना चाहेंगे, विपक्ष की तरफ से ये आना चाहेंगे कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने फिर से ये किसी तरीके से प्रधानमंत्री का चेहरा बने। ये बात बिहार की जनता अब अच्छी तरीके से समझ रही है। बिहार की जनता, कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है भैया, आप जमीन पर जाए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जहां पर लोजपा का प्रत्याशी है उसको जिताने का प्रयास कर रहा है, लोजपा का हर एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहा है। ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री अगर गलती से भी अगर कुछ सीटें जीत जाते हैं तो पहली इनकी चॉइस होगी कि महागठबंधन की सरकार बनवाए, जिस तरीके से 2015 में इन्होंने सरकार बनाई थी। और उसके लिए उनको कितना भी बड़ा समझौता करना पड़े, क्योंकि अब इनका अगला लक्ष्य बन गया भैया 2024 प्रधानमंत्री बनने के फिर से ये सपने देखने मौजूदा मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिए, क्योंकि बिहार में अब इनको पता है कि अब इनका कोई वर्चस्व रहा नहीं, बिहार में इनका समर्थन रहा नहीं। जिस तरीके से बिहार की जनता इनको लेकर आक्रोशित है और अब ये कलाई खुलती जाएगी। अभी तो जांच की सिर्फ शुरुआत हुई और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार और विशेषतः आयकर विभाग का कि जो बात लोक जनशक्ति पार्टी एक लंबे समय से उठाती रही है, कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। और अभी तो दिस इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अभी तो देखिएगा नीचे 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 जब परत दर परत जब खुलती जाएगी और इस जांच की आज मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है मुझे। और युवा विरोधी जो इनकी एक सोच बन गई है, धारणा बन गई है भैया कि युवा तो मतलब एकदम गवार, अनपढ़, मूर्ख है बिहार का मुख्यमंत्री जी के अनुसार। अभी कल परसों भी जो ये किसी को इंटरव्यू दिए एक चैनल को, उसमें भी स्पष्ट तौर पर अरे ये लोग तो बच्चा है, ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है, अनुभवहीन है। हाँ भैया है, हम अनुभवहीन। आप कुर्सी खाली करेंगे तो हम लोग अनुभव लेंगे ना। कुर्सी पर तो जम के बैठे हुए आप 15 साल से, खाली करने को अब आज की भी तारीख में आप तैयार नहीं है कुर्सी को। सत्ता का मोह आपको इतना ज्यादा है और फिर हम लोग को बोलते रहते हैं कि ये लोग तो अनुभवहीन है, कुछ जानता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। भाई बिहार के युवा को आपने पढ़ने का मौका दिया, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है आप बोलते हैं। 3 साल की डिग्री आप 5-5 साल में आप बिहारियों को आप देते हैं, 6-6 साल में आप डिग्री देते हैं। कॉलेजेस की हालत देख लीजिए, यहाँ पर कॉलेजेस भूल जाइए, प्राथमिक स्कूलों की आप, प्राइमरी स्कूल्स की आप, एजुकेशन की आप हालत देख लीजिए, शिक्षकों की हालत देख लीजिए, जिसको हम लोग गुरु का, भगवान का हम लोग दर्जा देते हैं, उनके ऊपर मुख्यमंत्री हमारे लाठी चलवाते हैं। तो जवाब देना मुख्यमंत्री जी कि हम इतना विकास किए, हम इतना विकास किए, कहाँ किया विकास? और आज अगर आपने विकास किया होता तो आज आपको ये निजी हमले करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से चिराग पासवान आज सिर्फ और सिर्फ जांच की आंच के डर से जिस तरीके से मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के अंदर घबराहट पैदा हो गई है, उसी का परिणाम है कि चिराग पासवान के ऊपर निरंतरता में निजी हमले, निजी हमले, निजी हमले। एक बार भी मुख्यमंत्री के मन में इस बात की संवेदना आती है कि भैया मेरे पिता को गुजरे हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ और आप किस तरीके से आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद मुझ में आप हमले किए जा रहे हैं। मेरा वीडियो वायरल करके आप क्या जनता के बीच आप दिखाना चाह रहे हैं? और कौन नहीं जान रहा कि पूरा नैरेटिव आप सेट करके दिए हैं। आप सब पत्रकार, मीडिया साथी, अधिकांश जितने मीडिया हाउसेज हैं, आप लोग के यहाँ तो ईमेल्स भी आए हैं, नैरेटिव सेट है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि इस वीडियो में हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं। भाई मैं तो मान रहा हूं कि मैं डे 1 से मैं काम कर रहा हूं और मैं तो उन दुर्भाग्यशालियों में से हूं, ऐसे अभागों में से हूं। भगवान ना करे कि बिहार की किसी भी बच्चे को एक ऐसे समय से गुजरना पड़े जहां मेरे पिताजी के निधन को भी 6 घंटे नहीं हुए थे। 6:05 पे पिताजी का निधन हुआ था और रात में 12:30 पौने 1 बजे मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की मैं सूची बना रहा हूं। मेरे पास विकल्प क्या था बताइए ना मुझे। 8 तारीख को पिताजी का निधन हुआ, 12 तारीख को पहले चरण के प्रत्याशियों के नामांकन की लास्ट डेट थी। तो अगर मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी करता तो मैं क्या करता? हाँ, एक बात है, मेरे पास 2 ही विकल्प थे। या तो मैं एकदम निराश होकर, मूर्छित होकर मैं हाथ खड़े कर देता, गिव अप कर देता कि भैया आप मुझसे नहीं हो रहा, मैं काम नहीं कर सकता। हम लोग जिस तरीके से प्रशासन
ईवीएम में भी गड़बड़ी के जिस तरीके से संदेश हम लोग के पास आ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग को मीटिंग करने से, परमिशन मिलने से, वहां पर सभाएं करवाने से, जिस तरीके से प्रशासन मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पर गड़बड़ी करने का प्रयास कर रहा है, मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन भी इन तमाम बातों को गंभीरता से ले। और एक बात बस आप लोग जरूर स्पष्ट कर मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेताओं से एक बार जरूर स्पष्ट कर लीजिएगा कि अगली सरकार बनने के बाद मैनिफेस्टो किसका लागू होगा, क्योंकि 19 लाख का वादा भाजपा ने भी किया जो कि 7 निश्चय में इन्वॉल्व नहीं है। तो भाजपा का मैनिफेस्टो लागू होने वाला है कि 7 निश्चय पार्ट 2 मुख्यमंत्री जी का मैनिफेस्टो लागू होने वाला है? कौन सा मैनिफेस्टो लागू होगा ये मैं बिहारी होने के नाते समझ नहीं पाया हूं। तो मुख्यमंत्री जी से और सुशील मोदी जी से, भाजपा के किसी भी नेता से ये बात भी जरूर स्पष्ट कर लीजिएगा कि मैनिफेस्टो किसका लागू होगा। धन्यवाद।